नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 यानी कार्यपत्रक संख्या 12 को। यह आपकी 2 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज से यानी कि 2 अगस्त से आपकी जितनी भी वर्कशीट आएगी वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आएगी। यानी आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट मिलने वाली है। उससे पहले हमने जुलाई में जितनी भी वर्कशीट की थी उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट वो डिस्कस किए थे, कुछ कॉमन टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की वर्कशीट भी हमारी काफी आसान रहने वाली है, जिसमें हम एक बार फिर से अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित मतलब जो हमने पहले नहीं पढ़ा और गद्यांश मतलब गद्यकांश। और आज के इस गद्यांश में हम व्याकरण की बात करेंगे भाषा की कि भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इस अपठित गद्यांश को और उसके बाद इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव, इच्छा प्रकट करता है या दूसरों के विचार या भाव आदि को ग्रहण करता है। यानी कि भाषा की बात की गई कि भाषा क्या होता है, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार हैं, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और दूसरों के जो भाव होते हैं, इच्छा होते हैं, उनके मन के जो विचार होते हैं उनको समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके। भाषा के हालांकि रूप कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भाषा हो, इसके द्वारा क्या करते हैं मुख्य तौर पर अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को हम प्रकट करते हैं और दूसरे जो अपने विचार या इच्छा या अपनी बातें रखते हैं, विचार रखते हैं, उनको हम समझते हैं। यदि इस परिभाषा का ध्यान से हम विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह जो परिभाषा है भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है लेकिन उसकी प्रकृति पर नहीं। यानी कि यहाँ पर हमने भाषा की ये जो परिभाषा की, इससे हमें ये समझ में आया कि भाषा काम क्या करती है। ओके। भाषा क्या कार्य करती है, हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, लेकिन प्रकृति पर यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला गया कि होती क्या, एग्जैक्टली क्या होती है भाषा। तो इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, उसका विकास कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, दिखने में कैसी होती है। तो इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा है, मुख मुद्राएं हैं, इन सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। मान लीजिए कि जो ऊपर वाली परिभाषा हमने ली है, अगर इसको माने तो जो पशुओं की बोली है वो भी भाषा में आनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने विचार प्रकट करते हैं ना, दूसरे के विचारों को वो भी समझते होंगे। या इंगित जो भाषा है या मुख मुद्राएं हैं, ओके, जिसको हम इंग्लिश में जेस्चर बोलते हैं, तो अगर उनको भी हमें शामिल करना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते, यानी कि यह भाषा में शामिल नहीं है क्योंकि इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भलीभांति प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना होता है। आपने ये देखा होगा कि अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरों को आपने अपनी बात कही, या जैसे मैं अब आपको अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक, तो आप इसको समझ पा रहे हो। तो इसके लिए कुछ निश्चित ध्वनियाँ हैं। निश्चित ध्वनियाँ ना, मैंने अब ध्वनियाँ बोला तो आपने सुना कि ये ध्वनियाँ शब्द है, अब शब्द बोला तो आपने सुना कि ये शब्द है, और इसको मैं लिखूंगा तो वो भी निश्चित इसके प्रतीक रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जो पशुओं की बोली है या कुछ मुख मुद्राएं हैं, उसके लिए कुछ निश्चित प्रतीक नहीं है। ओके। तो मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भलीभांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेत या भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना होता है। ओके। उसी के द्वारा हम समझते हैं और उसी के द्वारा हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि है। ओके। और भाषा में, हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और हिंदी भाषा में हम ध्वनि को, यानी कि सबसे छोटी इकाई को, हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं तो ध्वनि क्या है, उसका उच्चारित रूप है, जो हमने उच्चारण करें तो उसे हम ध्वनि कहेंगे। किंतु वर्ण से क्या होता है, वर्ण से ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का हमें बोध होता है। यानी कि वर्ण जब हम कहेंगे इसका मतलब उच्चारित रूप भी हमें समझ में आ गया और उसको लिखना कैसे वो भी समझ में आ गया। यानी ध्वनि से सिर्फ बोला जा सकता है, उस रूप का बोध होता है कि जो हम बोल रहे हैं, ये जो ध्वनि बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है। जब इसको लिखना हो तब हम उसको वर्ण रूप है, उससे दोनों चीजों का बोध होता है कि इसको बोला कैसे जाएगा और इसको लिखा कैसे जाएगा। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सीधी हम भाषा में कहें तो किसी भाषा को लिखना का जो ढंग है उसे हम लिपि कहेंगे। जैसे हिंदी भाषा के लिखने का ढंग अलग है, इसके प्रतीक चिन्ह अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, मराठी के अलग मिलेंगे मिलेंगे ना। तो ये क्या है, ये लिपि है। अब मराठी के प्रतीक चिन्ह है, हालांकि वो लिपि देवनागरी ही आएगी। मराठी की बात करें, नेपाली की बात करें, संस्कृत की बात करें, लेकिन इंग्लिश की अलग है, पंजाबी की अलग है ना।
तो जो हम ध्वनियों को लिखते हैं उसको लिखने के लिए जो प्रतीक चिन्ह हमने निश्चित किए तो उसे हम लिपि कहेंगे। सीधी भाषा में आप कह सकते हो कि ध्वनियों को लिखने की या किसी भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहेंगे। हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। ओके, संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, नेपाली भाषा की बात की उसकी देवनागरी है। ओके, अंग्रेजी की भाषा है वो जो लिपि है वो रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद जो वर्ण है उनका एक व्यवस्थित समूह होता है जो आपने पहली कक्षा से पढ़ा है, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वर्ण मिलते हैं तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम वाक्य कहेंगे। ठीक, जब शब्द है वो व्यवस्थित क्रम में लिखे जाएं। ओके, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? व्यवस्थित क्रम में ना, तो ये क्या है? ये आपका वाक्य है। अगर इसको ये कह दिया जाए कौन सी कक्षा आप पढ़ते हो, ओके, यहाँ पे आगे पीछे अगर कर दिया तो उसका सही से अगर अर्थ नहीं निकल पा रहा है, यहाँ तो आप समझ गए, अगर सही से अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। ओके, तो जो वर्ण होते हैं उससे क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे व्यवस्थित क्रम से। और उसके बाद वाक्यों के जो व्यवस्थित क्रम है उससे बनेंगे, जो शब्दों के व्यवस्थित क्रम है उससे बनेंगे वाक्य। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव या विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है, दूसरों को बताता है। यानी कि एक नियम निश्चित है। ओके, भाषा को पढ़ने का, भाषा को लिखने का, भाषा को समझने का एक नियम निश्चित है। उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। ओके, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। उसी से हम भाषा को ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से समझ पाते हैं, ठीक से लिख पाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, उपयुक्त जो अनुच्छेद हमें दिया गया, इसमें भाषा की क्या परिभाषा दी गई ये हमें बताना है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव, इच्छा प्रकट करता है और दूसरों के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक, जो एज इट इज हमें गद्यांश में दी गई वही परिभाषा हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वर्ण है वो आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। ओके, दो या दो से अधिक वर्ण है मिलकर के उनका जो व्यवस्थित क्रम है उससे क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो कि भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक, उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है कि अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे चिड़ियों की चहचहाट है, तो ये क्या आपने सुना है? सुना ना, लेकिन उसके लिए कोई प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे जो आपके आसपास आपने सुने या देखे होंगे। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, ओके, इसके लिए भी कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। हवा की सरसराहट है या बारिश की जो आवाज़ है, इसके लिए भी किसी प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग या भाषा में इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह नहीं दिए गए। तो ये थी हमारी आज की एक बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।